सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ध्रुव राष्ट्र, एक तरफ पूंजीपति राष्ट्र अमेरिका और दूसरा साम्यवाद का प्रचार करने वाला सोवियत संघ, इनके जो संबंध हैं, आपसी जो संबंध है, उसे हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। अब शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा, विस्तारवादी नीतियाँ, मुद्दे, कारण सब देखने के बाद अब हम प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है समूचा विश्व, और पूरे विश्व में भय व आतंक का वातावरण का जन्म होने लगा। इससे शस्त्रों की होड़ बढ़ने लगी। विश्व दो गुटों में बट गया। दो ध्रुवीय विश्व राजनीतिक पटल पर दृष्टिगोचर होने लगे और विभिन्न पक्षों पर इसका प्रभाव पड़ा, जो हमारे लिए बहुत ही जानना आवश्यक हो जाता है। नंबर 1, विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। विश्व जो है, समूचा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वो ऐसी स्थिति में आके खड़ा हो गया कि सिर्फ दो ही महाशक्तियाँ उसमें बची थी और दोनों के आपसी टकराहट के कारण पूरा विश्व दो खेमों में बंटने लग गया। एक तरफ साम्यवाद तो दूसरी तरफ पूंजीवाद। दूसरा, आतंक और अविश्वास का फैलना। विभिन्न राष्ट्रों में, विभिन्न राष्ट्रों की जनता में यह भय बैठ गया कि ऐसा अगर माहौल चलता ही रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि तीसरे विश्व युद्ध जैसी भयावह स्थिति खड़ी हो जाएगी। ऐसा ना हो, उसके लिए जनता बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी और शीत युद्ध के कारण युद्ध के वातावरण जो बनाए रखने की स्थिति चलती रही। तीसरी बात, आणविक आतंक व आणविक युद्ध का भय। आणविक आतंक का भी भय बढ़ने लगा और आणविक युद्ध की भी संभावना बढ़ने लगी। लोगों को भय उत्पन्न हो गया, राष्ट्रों को भय उत्पन्न हो गया कि ये जो शीत युद्ध है, ये राजनीति का जो अखाड़ा बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है, ये एक भय उत्पन्न करने लगा है, क्योंकि शस्त्रों की होड़, आणविक युद्धों की संभावना दिनों दिन बढ़ती गई। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना और बढ़ गई। शस्त्रों के निर्माण की होड़ भय के कारण होने लगी। उनको भय होने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा राष्ट्र पीछे रह जाएगा। इस कारण उन्होंने शस्त्रों को ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करने की होड़ पनपने लगी। भय के कारण ऐसी स्थिति होने लगी। अब जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना है वो परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय संरचना से बिल्कुल ही विपरीत हो गई, अलग हो गई, बदल डाली। अगला अपना बिंदु है सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। सैनिक संधियां एवं सैनिक गठबंधनों का वर्चस्व भी बढ़ गया, जो कोल्ड वॉर को यानी कि शीत युद्ध का ही परिणाम थी। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये सारी सैनिक गठबंधन जो भी थे वो लगातार युद्ध के माहौल को बनाए हुए थे। समस्या और अधिक जटिल बना दी गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर ये सारी बातें दिखाई देने लगी। फिर है सस्तेकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। अब क्या हुआ कि शीत युद्ध के कारण विश्व शांति व निरस्त्रीकरण की योजना धूमिल गई। अरबों डॉलर इस प्राविधियों, शस्त्रों के निर्माण में खर्च होने जाने लगे, तो ये अनवरत न रुकने वाली एक प्रतिस्पर्धा बन गई और लगातार इसका शस्त्रों का निर्माण होने लगा। फिर है अपना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो खेमों में बंट गई और दोनों ही राष्ट्र, दोनों ही शक्तिशाली राष्ट्र, दोनों ही महाशक्तियाँ, दोनों ही विचारधाराओं का टकराव के कारण अपने अपने खेमे में राष्ट्रों को अंदर लाने की कोशिश करते रहे।
उनका जो विचारधारा था, दृष्टिकोण था, वो ये था कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारा विरोधी। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण होने लगा। फिर है सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। वही बात कि धीरे धीरे सैनिक गठबंधन होते गए, एक दूसरे पर प्रत्यारोप और प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और ऐसे में माहौल जो है वो पूरी तरह से यंत्रीकरण या सैनिक दृष्टिकोण वाला बन गया। फिर है विश्व की प्रत्येक समस्याओं को गुट्टे स्वार्थों पर रखा जाने लगा, जिससे यूरोप का भी विभाजन हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े, जिसका एक प्रभाव यूएनओ पर भी पड़ा कि यूएनओ को पूरी तरह से पंगु कर दिया गया। यूएनओ का मंच राजनीतिक शक्तियों का अखाड़ा बन गया। शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बन गया। एक दूसरे ने प्रस्तावों का विरोध तो वाद विवाद का ऐसा विरोध करना शुरू कर दिया, तो वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहाँ भाषण सभी देते थे लेकिन सुनता कोई नहीं। फिर है सुरक्षा परिषद को भी लाचार बना देना। इस शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सबसे प्रमुख कारण जो बना है वो है कि शीत युद्ध को सुरक्षा परिषद को भी लाचार कर दिया। महाशक्तियाँ अपने विरोधी स्वार्थ के कारण शांति प्रस्तावों को वीटो प्रयोग के कारण रद्द करने में बिल्कुल नहीं हिचकती। वीटो के कारण ही सुरक्षा परिषद 2 गुटों में बढ़ गया। ऐसा लगता है कि राष्ट्र संघ भी अब 2 टुकड़ों में बंटने लग गया है। फिर है मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। हम देखते हैं कि शीत युद्ध के इतने दुष्परिणाम सामने आए तो होड़ा होड़ी, शस्त्रों की होड़ या अणुबमों की तैयारी, युद्धों की तैयारी, इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि जो मानवीय कल्याण के या मानव कल्याण के जो भी कार्यक्रम है, जो भी योजनाएं, वो निष्फल होती जा रही है, क्योंकि सारा ही जो आर्थिक व्यवस्था है वो इस होड़ा होड़ी के चक्कर में चरमरा जाता है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि मानवीय कल्याण के जो कार्यक्रम है उसकी उपेक्षा की जाती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। धीरे धीरे यही स्थिति अपन ने देखें तो 1991 में सोवियत संघ की जनता ने भी हाथ खड़े कर दिए, तब कहीं जाकर उन्होंने उसको साम्यवाद का प्रचार को रोककर अपना हथियार उनको डालना पड़ा। ये तो थी अपने शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, लेकिन इसका प्रभाव केवल नकारात्मक ही नहीं है, इसका सकारात्मक भी पहलू है जिस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहली बात है उपनिवेशवाद की समाप्ति हो गई। नंबर 2, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को विस्तार मिल गया। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन होना भी उस समय जरूरी था, क्योंकि नवोदित राष्ट्रों के सामने ये 2 मुख्य बिंदु थे कि वो किस खेमे में जाएं। लेकिन दोनों ही राष्ट्रों से उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभी तरह के राजनीतिक, सभी तरह के संबंध जो थे वो बनाए रखना भी, या हित जो है वो बनाए रखने के लिए जरूरी था। फिर है तकनीकी व प्राविधिक उन्नति। इस कारण शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी व प्राविधिक उन्नति भी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शक्ति संतुलन की स्थापना हो गई। कोई यह नहीं कह सकते कि हमारे पास एक राष्ट्र के पास शक्ति अत्यधिक है और दूसरे के पास शक्ति कम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े हैं। इसलिए हम किसी एक पक्ष को ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते।